हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का 1 जनवरी का आया हुआ क्वेश्चन। इसके पहले मैंने जस्ट एक वीडियो डाला था हिंदी पेडागोजी का, लेकिन वो मुझे रिमूव करना पड़ा क्योंकि उसमें फैन की काफी आवाज आ रही थी, इसलिए उसी को मैं फिर से बनाकर डाल रही हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं? बहुभाषी कक्षा, बहुभाषी कक्षा का मतलब होता है मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम। तो जब मल्टीलिंगुअलिज्म पे एक क्वेश्चन हर बार आता है और इसका एक फिक्स्ड आंसर होता है कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास में बच्चे की मातृभाषा को महत्व देंगे। ठीक है, कक्षा में विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश देकर आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमको स्कूल का लैंग्वेज यूज करना कंपलसरी है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित, उसको नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित नहीं करेंगे, उसको कहेंगे क्या, उसके लैंग्वेज को महत्व देंगे, कहेंगे तुम बोलो, मातृभाषा में ही बोलो, कम से कम एक्सप्रेस करो मातृभाषा की, विद्यार्थी की मातृभाषा को महत्व देकर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करके नहीं, मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 वर्षीय बालक शब्दों, वाक्यांशों तथा संक्षिप्त वाक्यों के प्रयोग द्वारा सरल संप्रेषणात्मक कार्य करता है। मतलब वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, अब सिंपल लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? यह बच्चे के किस कौशल का प्रस्तुतिकरण है? तो यह है वाक क्षमता। ठीक है, भाषा अधिगम तो लैंग्वेज लर्निंग हो गया, रचनात्मकता क्रिएटिविटी हो गया, और साक्षरता तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पराभाषा विज्ञान की जागरूकता, पराभाषा विज्ञान की जागरूकता क्या है? मतलब परा मतलब मेटा, पराभाषा विज्ञान मतलब मेटा लिंग्विस्टिक, इसकी जागरूकता क्या है? व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने भर की नहीं है, ये नहीं है। व्यक्ति की संप्रेषण करने की योग्यता संप्रेषण करने की नहीं है ये। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता, यही इसी को कहते हैं पराभाषा विज्ञान की जागरूकता। व्यक्ति की अनेक भाषाओं में पढ़ने लिखने की योग्यता, ये भी नहीं है। ठीक है, ये जो है सोसाइटी और कल्चर से रिलेशन बनाने के लिए जो लैंग्वेज का स्टडी किया जाता है, उसी को कहते हैं पराभाषा विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी को शब्दों में वर्णों के क्रमों को याद करने में कठिनाई है तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी जल्दी खो देता है। यह कठिनाई किससे संबंधित है? तो यह डिसलेक्सिया है। ठीक है, पढ़ने में अगर दिक्कत है तो डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया। इस पे एक क्वेश्चन आना ही है कि पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया, लिखने में दिक्कत है तो डिसग्राफिया, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो डिसकैलकुलिया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है तो बोडो है, संथाली है, मणिपुरी है। ठीक है, लेकिन भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसका लिस्ट दिखाती हूँ। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें ये 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या लिख, हाँ स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद उसको अपने कॉपी में लिख कर रख लीजिए। इसको 2 या 3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बोडो भी है, ठीक है, मणिपुरी भी है, लेकिन भोजपुरी इसमें नहीं है। तो ये सबका आप लिख करके रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, प्रोत्साहन, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच, एक अच्छा शिक्षक।
जब तक कि आपको इच्छा नहीं होगी सीखने की, भाषा या कोई भी चीज, या तो भाषा हो या कुछ भी हो, जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं होगा, जब तक उसको मोटिवेशन नहीं होगा, उसको सीखने की इच्छा नहीं होगी, तो टीचर लाख कुछ कर ले उसको नहीं सिखा पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी पहले क्या है, सीखने की इच्छा होना, प्रोत्साहन होना। ठीक है, उसको प्रोत्साहित करिए सीखने के लिए बच्चे को, तभी वो सीख पाएगा। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं होगा कुछ भी सीखने के लिए, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव या सार खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, यह प्रक्रिया स्किमिंग रीडिंग। जब आप किसी चीज का सार जानने के लिए पढ़ते हैं या उसका भाव जानने के लिए पढ़ते हैं, उसका जिस्ट जानने के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि दूध से अगर मक्खन निकाल लिया जाता है तो क्या कहता है, ये स्किम्ड मिल्क है, मतलब मक्खन निकाला हुआ मिल्क। तो स्किमिंग मतलब उसका मक्खन, मतलब उसका भाव, उसका मेन चीज वो कहना क्या चाह रहा है ये जानना। ठीक है, स्कैनिंग होता है जब उसमें से आप कुछ खोजते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें से कुछ खोजते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ दिया उसमें आप कुछ खोज रहे हैं, तो उसी को कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है, स्किमिंग होता है उसका ओवरऑल आइडिया जानने के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है। असहकालिक, अ मतलब नहीं, किसी भी शब्द में अगर अ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं। सह मतलब एक साथ, कालिक मतलब समय का। जब एक ही समय में किसी दो आदमी में संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसको सहकालिक कहते हैं। लेकिन यह असहकालिक, तो समाचार पत्र, इसमें क्या होगा, जब समाचार पत्र जो लिख रहा है उसके साथ आप कम्युनिकेशन नहीं करते, उस वो छप गया, उसके बाद आपने उसे पढ़ लिया। इंस्टेंट संदेश में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब और इंस्टेंट चैट में भी दोनों एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला एक साथ होता है। इसमें बोलने वाला छुनने वाला एक साथ नहीं होता है। पेपर पहले छप गया, बाद में उसको किसी ने पढ़ा, तो ये असहकालिक हो गया। मतलब एक समय में ये छपने का काम और पढ़ने का एक समय नहीं हुआ। बाकी तीनों में क्या हुआ, जब कहने वाले ने कहा तभी सुनने वाले ने सुना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया समाचार पत्र। कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है, तो ये समाचार पत्र। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के ज्ञान को मुख्य रूप से बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। कौशल, प्रवाह, प्रवीणता आप यहाँ पर रख के देखिए, सेट ही नहीं होगा। व्याकरण के ज्ञान को ही जो है किस लिए प्रयोग करना चाहिए, बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, जब भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है तो इसको कहते हैं एक्वायरिंग, एक्वायर करना। और जब एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, मतलब ये लर्निंग है, मतलब भाषा लर्निंग हो रहा है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। ठीक है, प्रयास से सीखा गया तो लर्निंग, और अगर अपने आप ऑटोमेटिक उसमें स्वाभाविक होता तो एक्यूजिशन। ठीक है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, भाषा अपने आप में अद्वितीय भाषा एक प्रणाली है नहीं। जब आप उसको कोशिश करके सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं सीखते हैं, तो वो हो गया स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये भाषा लर्निंग हो गया, एक्विजिशन नहीं हुआ। एक्विजिशन जब होता है तब वो स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो भाषा प्रयास से सीखी जा रही है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, प्रयास से सीखी जा रही है। भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि मुख्य रूप से भाषा के किस कौशल पर बल देती है। व्याकरण अनुवाद विधि यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन। जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन से भाषा सीखेंगे, तो ग्रामर ट्रांसलेशन जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, तो जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन विधि से भाषा सीखेंगे तो आपका क्या स्ट्रांग होगा, आप पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, लेकिन बोलने और सुनकर समझने में दिक्कत होगी। बचपन से अगर आपने ग्रामर ट्रांसलेशन से इंग्लिश को सीखा है, जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, तो क्या होता है, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लिखी हुई चीज को और लिख भी लेते हैं जो हमें लिखना होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है या जब कोई और बोल रहा होता है उसे सुनकर समझने की बारी आती है, तब हमें दिक्कत होता है।
ठीक है। तो व्याकरण अनुवाद विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से जो सिखाया जाता है उसमें किस पर जोर दिया जाता है? पढ़ने और लिखने पर। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या होता है? सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन विधि से नहीं सिखाया जाता है, वहाँ डायरेक्ट विधि से सिखाया जाता है। वहाँ इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चे को भाषा का, ठीक है, भाषा का इन्वायरमेंट दिया जाता है। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन विधि व्याकरण अनुवाद विधि से सीखेगा वो पढ़ लेगा लिख लेगा, लेकिन उसको सुनने और बोलने, बोल भी लेगा सुन भी लेगा, लेकिन जितने अच्छे से पढ़ लिख सकेगा उतने अच्छे से सुन बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बल ही देती है पढ़ने और लिखने पर। ठीक है, जिसने व्याकरण अनुवाद विधि से सीखा होगा इंग्लिश, उसको समझ में आ गया होगा कि उसे पढ़ने और लिखने में आसानी होती है, लेकिन सुनने और बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषाई दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, भाषा जो है, भाषा कौशल क्या क्या होता है? एल, एस, आर और डब्ल्यू। एस मतलब लिसनिंग यानी कि सुनना, ठीक है, और एस मतलब स्पीकिंग यानी कि बोलना, और आर मतलब रीडिंग यानी कि पढ़ना, और डब्ल्यू मतलब राइटिंग यानी कि लिखना। ठीक है, तो क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, बाद में फिर ये मर्ज हो जाता है। वो जरूरी नहीं कि पहले वो सुनेगा ही, वो ये चारों एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा। तो अधिग्रहण किसमें किसमें जो है हम भाषा को अधिग्रहण करते हैं? जब हम सुनते हैं तो अधिग्रहण करते हैं, जब हम बोलते हैं तो अधिग्रहण करते हैं? नहीं करते। जब हम पढ़ते हैं तो अधिग्रहण करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो अधिग्रहण करते हैं? नहीं करते। लिखते हैं तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। बोलते हैं तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं? अधिग्रहण करते हैं, और जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अधिग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना, ठीक है, जब सुनते और पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अधिग्रहण करते हैं। जब बोलते और लिखते हैं तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर स्लाइड प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया। विद्यार्थियों को इसमें चित्रों, आरेखों, वीडियो के अंशों तथा लिंकों को सम्मिलित करना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद विद्यार्थी कौन सी दक्षता का प्रदर्शन करेंगे? मीडिया पर समाज के प्रभाव का विश्लेषण नहीं, इसमें मीडिया पर समाज के प्रभाव के विश्लेषण की बात नहीं हो रही, सूचना देने तथा प्रभाव बताने। ठीक है, मीडिया के विभिन्न रूपों के प्रयोग से प्रस्तुतिकरण को तैयार करने के लिए युक्तियों तथा, ये भी नहीं होगा। मीडिया प्रस्तुतिकरण के सौंदर्य बोधि प्रभाव को पहचानना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा यानी कि आरटीई जो है, आरटीई 2009, आरटीई 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? तो कक्षा 8 तक के लिए। कक्षा 8 तक के लिए कहता है कि आप मातृभाषा में पढ़िए। तो होप कि आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चंस क्लियर हुए तो अच्छे से इसको समझिए, पढ़िए, और वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस साल के आए हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे, और सारे क्वेश्चंस करने के बाद हो नहीं सकता है कि आपका सीटेट क्लियर नहीं हो। ठीक है, बाय।